हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे यहाँ बजट की, जिसमें से हम काफ़ी पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हम आगे की बात करने वाले हैं। हम पहले ही एस्पिरेशनल इंडिया, दैट इज़ महत्वाकांक्षी भारत, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं। तो आज हमें जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो है केयरिंग सोसाइटी। तो केयरिंग सोसाइटी की बात हम आज करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि केयरिंग सोसाइटी में कहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। आई होप कि पहले वाली वीडियो को आपने ढंग से देखा होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने दोनों वीडियोस को 2-3 बार अच्छे से विजिट करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो बजट से 2-3 क्वेश्चन आना एकदम निश्चित होता है, तय होता है। तो इसे छोड़ के जाना हमारे लिए लॉस होगा। तो बात करते हैं आज केयरिंग सोसाइटी के बारे में। तो केयरिंग सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सरकार ने इस वर्ष 2020-21 में पोषण संबंधित कार्यक्रम को, पोषण आप समझते हैं, पालन पोषण जो होता है, पोषण से रिलेटेड 35,600 करोड़ रुपीस की राशि दी है। पोषण के लिए 35,600 करोड़ रुपए की राशि दी है। एससी और ओबीसी के विकास के लिए सरकार ने 85,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। और अगर हम बात करें एसटी की, जो हमारे देश में काफ़ी कम है, इनके लिए 53,700 करोड़ रुपए की राशि दी है। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, किस पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपीस, एससी और ओबीसी के लिए 85,000 करोड़ रुपीस, और एसटी के लिए 53,700 करोड़ रुपीस। देखो, ये ऐसे टर्म्स, ऐसे पर्टिकुलर आंकड़े हैं जो हमें याद करके ही जाने पड़ते हैं, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। इस बार हमारे बजट में शारदा एक्ट का भी जिक्र किया गया। अभी आप पूछेंगे कि मैम शारदा एक्ट क्या है? आपको बताऊंगी कि शारदा एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो सन 1978 में लाया गया था। तो ये 1978 में लाया गया था, और इसके तहत महिलाओं के विवाह की आयु 15 साल से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो पहले 15 वर्ष में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था, लेकिन इस विवाह की आयु को 15 से बढ़ाकर 18 इसी शारदा एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संस्कृति और पर्यावरण की बात करते हैं। तो संस्कृति और पर्यावरण के तहत सरकार ने कहा है कि भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान, विरासत, संस्कृति और विरासत होता है ना, तो इसीलिए विरासत को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए संस्थान बनाया जाएगा। 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉनिक स्थल में परिवर्तित करना है। तो हमें वो 5 पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं जिनको हमें बहुत स्पेशल बनाना है? कौन से हैं वो? तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। दूसरा है हस्तिनापुर जो कि यूपी में है। तीसरा है शिव सागर जो कि असम में है। अगला है धौलावीर जो कि गुजरात में है। और सबसे आखिरी है तमिलनाडु का अदिचनल्लूरू। तो ये जो है, ये 5 आइकॉनिक प्लेसेस बनाने हैं। तो इनके नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा। जनजातीय आप समझते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्राइब की बात हो रही है। तो अलग अलग ट्राइब को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ पर? रांची में। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जनजातीय संग्रहालय बनाने की बात कौन सी जगह पर करी गई है? तो ये रांची आंसर होगा। आपको पता है, जब अभी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका पूरा सीरीज मैं लेके आने वाली हूँ। हाफ एन आवर में पूरा एंशिएंट पढ़ लेंगे हम। तो यहाँ पर समुद्री संग्रहालय की अगर हम बात करें, तो ये जो समुद्री संग्रहालय है, ये बनाया जाएगा कहाँ पर? गुजरात के लोथल में, क्योंकि लोथल में हड़प्पा की एक साइट निकल के आई थी। लोथल एक बंदरगाह शहर था हड़प्पन टाइम का। ठीक है, पर्यटन की बात करें, पर्यटन मतलब टूरिज्म की बात करें, तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अगर हम लोग बात करें टूरिज्म कंपटीशन इंडेक्स की बात करें, जैसे सूचकांक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं इस टॉपिक को भी कवर करूंगी। तो ये हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बिना जाना ही नहीं है हमको एग्जाम में, तो वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे यहाँ पर। पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इस बार बजट में जिक्र किया गया कि 2014 में हम कौन से नंबर पे थे? 65 नंबर पे थे, 65 नंबर पे। जबकि इस बार हमारी कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई है। 2019 में हम कौन से नंबर पे पहुंच गए? 34। तो लगभग आधा हमने कवर कर लिया है रास्ता। ठीक है। पर्यावरण और जलवायु के लिए 4400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस पेज पे हमने क्या पढ़ा? जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर? रांची में।
समुद्री संग्रहालय कहाँ पर? गुजरात लोथल में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपए। पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2014 में हमारी रैंक थी कितनी? 65 और 2019 में हमारी कितनी है? 34। और पर्यावरण और जलवायु के लिए 4400 करोड़ रुपीस का आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल या वित्तीय क्षेत्र के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत दुनिया के कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये आंसर है 5वीं, क्योंकि हमारे बजट में ही इसका जिक्र किया गया था। और कितने अमाउंट की क्या वैल्यू है हमारी इकोनॉमी की, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, सरकार 2020-21 में ये डिसाइड करा है कि इस बार हम जीडीपी ग्रोथ को 10% बढ़ा देंगे। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को कितना प्रतिशत बढ़ाने की बात करी गई है? 10%। लेकिन ध्यान रहे ये नॉमिनल जीडीपी है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि आपकी इनकम जो है 20,000 रुपये होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम रियल है कि नॉमिनल है। अगर 20,000 रुपये मैं पूरे आपको कैश देती हूँ तो वो आपकी रियल इनकम होगी। लेकिन अगर 20,000 रुपये में से मैं 5,000 रुपये आपके रहने का ये वो करके खर्चा काट के आपको इन हैंड 10,000 रुपये देती हूँ और 5,000 कहीं और काट के 10,000 रुपये देती हूँ, तो आपकी रियल इनकम 10,000 है और नॉमिनल इनकम 20,000 है। तो हमारे देश की जो नॉमिनल इनकम है उसको बढ़ाना है कितने परसेंट? 10%। नॉमिनल इनकम में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इसको मैं पूरा का पूरा कवर कर रही हूँ। हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में उसको मैं पूरा का पूरा कवर ही कर रही हूँ। तो अगर इंडिविजुअली आपको नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन पढ़ना है तो वहाँ के वीडियोज़ को ज़रूर विजिट करिए। राजकोषीय घाटे की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट, तो हमसे ये लक्ष्य पूछा जाता है, तो आप ये लक्ष्य याद रखिए कि इस बार लक्ष्य कितना रखा गया है? 3.5%। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राजकोषीय घाटे को कितना कम करने का लक्ष्य है? 3.5%। तो इतना याद रख लीजिए बस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि हमारा खर्चा कितना है और हमारी आय कितनी है और हमें कितना उधार लेना पड़ेगा। तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख कर दी गई है 1 लाख से बढ़ाकर। बेसिकली ये है क्या? देखो, पहले क्या होता था, मान लीजिए आपने किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए हैं। ठीक है, अब किसी कारणवश वो बैंक डूब गया, तो बैंक का सारा पैसा भी डूब गया। अब वो आपको कितना पैसा देगी? तो पहले डिसाइड किया गया था कि आपको 1 ही लाख रुपए देगी, लेकिन अब इस 1 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इस 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट जमा है और बैंक डूब जाता है तो इस केस में आपको पहले 1 ही लाख रुपए मिलता था, मगर अब कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बहुत अच्छी टॉपिक के बारे में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो पहले ये टैक्स हुआ करता था, जैसे किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो कंपनी क्या करती थी? उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने लोगों को बांटती थी। तो जो हिस्सा उसने बांटा है उस पर भी टैक्स लगता था, डिविडेंड पर भी टैक्स लगता था। लेकिन अब सरकार ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आपसे डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। आईडीबीआई एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करके एक बैंक हुआ करता है, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक था, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को समाप्त करने का फैसला कर चुकी है। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो सरकार का इसमें 46.46% हिस्सेदारी है। देखो, बेसिकली काफी कम ही हिस्सेदारी है सरकार की, लेकिन सरकार उसको भी खत्म करने की बात कर रही है। एलआईसी से भी सरकार अपना हिस्सा कुछ ना कुछ रिड्यूस करने की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हमें बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। वर्तमान में सरकार ने सभी को ऑप्शनल टैक्स स्लैब्स प्रोवाइड करने का फैसला किया है। देखो, पहले हम देख लेते हैं हमारे पहले का टैक्स स्लैब कैसा होता था। अगर किसी की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर किसी की सालाना इनकम 2.5 से 5 लाख रुपए तक है तो उसको 5% का टैक्स लगता था, वो भी माफ हो जाता था, रिफंड हो जाता था अंडर सेक्शन 87। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 87A। किसी की आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में होती थी तो उसको कितना टैक्स लगता था? 20% का। और किसी की इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती थी तो उसको कितना टैक्स लगता था? 30% का। लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, टैक्स स्लैब्स हमको याद रखने पड़ते हैं। तो 2.5 लाख तक पहले भी कोई टैक्स नहीं था, अभी भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख तक पहले जो था
5% था, अभी भी 5% है, जिसको 87A सेक्शन 87A के तहत रिबेट कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से 5 to 7.5 लाख की बात करें तो इसमें जो है 10% का टैक्स अब लगेगा। 5 से 7.5 लाख अगर किसी की सालाना इनकम है तो उसे 10% का टैक्स लगेगा। किसी की सालाना इनकम 7.5 से 10 लाख है तो उसे 15% का टैक्स देना होगा। 10 से 12.5 20% का टैक्स, 12.5 से 15 25% का टैक्स और 15 से ऊपर 30% का टैक्स। यानी टैक्सेशंस में कुछ चेंजेस किए गए। एक बार ध्यान से इसको कहीं लिख लीजिए, अपने कॉपी पेन उठा के बैठिए और ढंग से कहीं लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 तक 5% टैक्स जो कि माफ हो जाता है। 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25 और 15 से ऊपर 30%। तो ये टैक्स का हमारा सिस्टम है। नौकरियों के लिए देश में एनआरए की स्थापना की जाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कहा जाता है। इसके तहत ये डिसाइड किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स ना लिए जाएं, जैसे प्री मेंस बहुत कुछ होता है ना, इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और ज़बरदस्ती के खर्चे को बचाया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जाए। होप कि जल्दी ही कुछ हो, हम सब के लिए, यूथ के लिए स्पेशली अच्छा होगा। तो 2022 में स्वतंत्रता की 75th एनिवर्सरी होगी, मतलब हमें आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है इसके सेलिब्रेशन के लिए? 100 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी कुछ अमाउंट डिसाइड किया गया है, तो 30757 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए और 5958 जो है लद्दाख के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडिट थ्रेशहोल्ड 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़। जैसे किसी को अगर आय होती थी 1 करोड़ रुपए तो उसको ऑडिट कराना पड़ता था, लेकिन अब किसी को 5 करोड़ आय होगी या 5 करोड़ से ज़्यादा की आय होगी तब उसे किसी को बुला के अपना ऑडिट, अपनी इनकम को चेक कराना पड़ता है कि सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टैक्स विवादों से निपटने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई है। तो जो टैक्स से रिलेटेड कोई भी, जैसे होता था ना कि कोई कोर्ट में केस चल रहा है रिलेटेड टू टैक्स, तो उससे निपटने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि विवाद से विश्वास योजना किससे रिलेटेड है तो आप कहेंगे टैक्स विवादों से। 2014 से 19 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रही। और एफडीआई जो है हमारे देश में अभी कितना है? 284 अरब डॉलर का एफडीआई हमारे देश में हो चुका है। रक्षा बजट की बात करें, डिफेंस बजट की, तो ये 3.37 लाख करोड़ रुपीस का दिया गया है। और कई सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को हम देख लेते हैं। प्रमुख योजना जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना में इस साल 75,000 करोड़। ये इम्पॉर्टेंट है, हमसे कई बार हमसे पुरानी योजना पूछ ली जाती है और हम सोचते हैं कि यार ये कितनी पुरानी योजना है, तो इन सभी योजनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। प्रधानमंत्री किसान योजना में 75,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 6020 करोड़, 6020 करोड़। ग्राम सड़क योजना में 19,500, आवास योजना में 27,500 करोड़ और आयुष्मान भारत में 6429 करोड़। तो ये जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा। तो ये कौन सी योजना में कितना, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसान में 75,000, स्वास्थ्य में 6,020, ग्राम सड़क में 19,500, आवास में 27,500 और आयुष्मान भारत में 64,029। तो देखो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गई हमारी एक, और एक हो गई हमारी आयुष्मान भारत। इसमें दोनों में अप्रॉक्स 6,000 के है। ठीक है, और अगर हम बात करें आवास योजना की तो इसमें 27,500 और ग्राम सड़क में 19,500। तो सबसे ज़्यादा किसमें? प्रधानमंत्री किसान योजना। किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने की रिक्वायरमेंट भी है, उनकी इनकम को भी आने वाले समय में 2 गुना करने का लक्ष्य है। तो ये था हमारा पूरा बजट, जो कि मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है, पर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 10, 15, 13 मिनट्स के ऐसे हैं। तो इसको जो है देखना हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप 2 से 3 बार सारे तीनों वीडियोस को विजिट करिए, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत काम भी देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया,
तो डू कमेंट मी, आई एम वेटिंग. ओके, थैंक यू सो मच.